वाईसीबी लेवल और योगा जीके के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी। फर्स्ट में देखेंगे योग दर्शन में चित्त का अर्थ क्या है। योग दर्शन में चित्त का अर्थ क्या लिया जाता है? केवल मन, केवल बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप, केवल अहंकार। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है सी, यानी मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप। ये योग दर्शन में चित्त का अर्थ लिया जाता है। यदि आप पहली बार आज चैनल पर पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके भी जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। चित्त की अवस्थाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? भगवद गीता में, योग वशिष्ठ में, पतंजलि योग सूत्र और उपनिषद। इसका सही उत्तर है पतंजलि योग सूत्र, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3, चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इस तरह के प्रश्न अक्सर हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, 5 हैं, 7 हैं या 9 हैं? सही उत्तर इसका है 5। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। आपको इनको याद भी रखना है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अभी आएगा प्रश्न। क्षिप्त अवस्था का अर्थ क्या है? अवस्थाएं हैं, उनके अर्थ भी याद करने हैं आपको। क्षिप्त अवस्था का अर्थ क्या है? स्थिर चित्त, आलसी चित्त, विचलित चित्त या फिर संयमित चित्त। सही उत्तर क्या हो सकता है इसका? विचार करना, तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। सही उत्तर है सी। सी मतलब विचलित चित्त। ये क्षिप्त अवस्था की स्थिति होती है। मूढ़ चित्त में कौन सा गुण प्रमुख होता है? 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तामसिक गुण। ये 3 गुण हैं। हर एक अवस्था में एक गुण सक्रिय रहता है। अब आप बताएंगे मूढ़ चित्त में कौन सा गुण प्रमुख होता है या इनमें से कोई नहीं। अब गुण तो है, तो कौन सा है? वह है सी, यानी तामसिक गुण। मूढ़ अवस्था में तामसिक गुण सक्रिय रहता है। चित्त की विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है? चित्त केवल स्थिर रहता है, चित्त कभी स्थिर और कभी विचलित रहता है, चित्त पूरी तरह शांत रहता है, चित्त आलसी होता है। यानी चित्त कभी स्थिर होगा, कभी विचलित रहता है। ये विक्षिप्त अवस्था की स्थिति होती है। एकाग्र चित्त की प्रमुख विशेषता क्या है? ध्यान और केंद्रित होना, विचलित होना, आलस्य या फिर अज्ञानता। एकाग्रता में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? ध्यान और केंद्रित होना। ये सबसे अच्छी स्थिति है, एकाग्र चित्त की प्रमुख विशेषता है। इससे भी एक श्रेष्ठ अवस्था है, वह है निरुद्ध। निरुद्ध चित्त किस अवस्था का प्रतीक माना जाता है? 5 अवस्थाओं में निरुद्ध सबसे उत्तम अवस्था है। निरुद्ध किसका प्रतीक है? पूरी तरह से संयमित चित्त का, विचलित चित्त का, आलसी चित्त का, तो भ्रमित चित्त का। ये तो स्पष्ट हो गया, ये तीनों नीचे वाले नहीं हो सकते। तो ये सब ऊपर का फर्स्ट ए, पूरी तरह से संयमित जो चित्त होता है वह निरुद्ध अवस्था है। योग दर्शन में यही योग की परिभाषा है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। जब चित्त की सारी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब योग घटित होता है, तो वही निरुद्ध अवस्था है। चित्त की क्षिप्त अवस्था का आधुनिक उदाहरण क्या हो सकता है? आज के समय में ध्यान का अभ्यास करें या सोशल मीडिया पर समय बिताना, गहरी निद्रा आना या फिर आत्म साक्षात्कार। आप सोचिए, सही उत्तर इसका आधुनिक समय में क्षिप्त का क्या उदाहरण हो सकता है? सही उत्तर है सोशल मीडिया पर समय बिताना। ये क्षिप्त अवस्था का उदाहरण है। फिर प्रश्न है मूढ़ चित्त से जुड़ा भाव कौन सा है? भाव यानी उत्साह, आलस्य, ध्यान या फिर समाधान। तो स्पष्ट है मूढ़ तामसिक गुण से प्रभावित होता है, तो इसमें आलस्य ज़्यादा रहता है। तामस में आलस्य होता है, भारीपन रहता है, तो इसको भी आपने भूलना नहीं है। विक्षिप्त अवस्था में चित्त क्यों अस्थिर रहता है? विक्षिप्त अवस्था रजोगुण के प्रभाव के कारण, तामसिक गुणों के प्रभाव के कारण या सत्व गुण के प्रभाव के कारण या इनमें से कोई नहीं।
पहले प्रश्न आया था, आप ध्यान कीजिए, विक्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण सक्रिय होता है, तब एक हमने आंसर दिया था रजोगुण। तो रजोगुण के कारण ही ये सब चित्त कभी स्थिर होता है, कभी अस्थिर होता है, ये इसके प्रभाव के कारण होता है। एकाग्र चित्त किसके लिए आवश्यक है? समाधि के लिए, आलस्य, भटकाव या फिर अज्ञानता? स्पष्ट एकाग्र हमें क्यों करना है? समाधि के लिए। तो इस तरह के कुछ प्रश्न बहुत आसान भी होंगे, जिससे आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं, पर आपको फिर भी समझना है, प्रश्न को 2 बार पढ़ें। जितनी बहुत सरल प्रश्न यदि पूछा जा रहा है तो उसको आप 2 बार पढ़ें। उत्तर को डायरेक्ट देख के आंसर टिक नहीं करना। चित्त की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, निरुद्ध अवस्था है? तो आप देख रहे हैं, सभी अभी मैंने बताया, निरुद्ध अवस्था जो है सबसे श्रेष्ठ अवस्था चित्त की मानी गई है। 5 अवस्थाएं हैं। चित्त की मूढ़ अवस्था को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आलस्य बढ़ाना है क्या? ध्यान और प्राणायाम करें, या अधिक भोजन करना, या मोबाइल का उपयोग करना? सोचिए। तो सही उत्तर क्या है? ध्यान और प्राणायाम करने से मूढ़ अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। चित्त की एकाग्र अवस्था का उदाहरण क्या है? पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देना, व्यस्त सड़क पर चलना, टीवी देखना या सोना? सही उत्तर है ए, यानी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान देना। यदि आप कोई काम कर रहे हैं पूर्ण एकाग्रता से तो आपका चित्त एकाग्र कहलाएगा। यदि बीच बीच में भटकाव हो रहा है तो भटकाव होगा। निरुद्ध चित्त किस अवस्था में पहुंचता है? गहरी निद्रा में, आत्म साक्षात्कार, भटकाव या फिर मनोरंजन? तो ये बहुत गहरी, यानी आपका आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, स्वयं से परिचय की अवस्था होती है निरुद्ध चित्त की अवस्था में। एकाग्र चित्त का क्या लाभ होता है? ध्यान की स्थिरता, आलस्य बढ़ना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना या मानसिक तनाव? बताइए। सही उत्तर है ए यानी ध्यान की स्थिरता। ध्यान की स्थिरता में एकाग्र चित्त होता है। चित्त को निरुद्ध अवस्था में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए? उसके लिए ध्यान और वैराग्य की आवश्यकता है क्या? आलस्य, व्यस्तता या फिर अव्यवस्थित जीवन शैली? तो उसके लिए क्या चाहिए? ध्यान और वैराग्य। ध्यान भी नियमित करना है और सांसारिक वस्तुओं में, कार्यों में ज़्यादा लिप्त नहीं होना, उसमें राग नहीं रखना, उनसे थोड़ा विरक्त रहना है, तभी जाके चित्त एकाग्र या निरुद्ध हो सकता है। 19वां प्रश्न है, चित्त की 5 अवस्थाओं का उद्देश्य क्या है? मानसिक भटकाव बढ़ाना, चित्त को नियंत्रित करना, चित्त को आलसी बनाना या चित्त को कमजोर करना? इसका सही उत्तर है बी, यानी चित्त को नियंत्रित करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। अंतिम प्रश्न है, चित्त वृत्तियों का अर्थ क्या है? चित्त की क्रियाएं और गतिविधियां, चित्त की स्थिरता, केवल आलस्य, केवल ध्यान? आप सोचिए और उत्तर देने का प्रयास करें। चित्त वृत्तियों का अर्थ क्या है? सही उत्तर है चित्त की क्रियाएं और गतिविधियां, ये इसका अर्थ है। क्योंकि चित्त यानी मन की वृत्तियां यानी उसका व्यापार, जो भी उसमें विचार आ रहे हैं, गतिविधियां जो होती हैं वही चित्त की क्रियाएं हैं और गतिविधियां कहलाती हैं। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।